1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया और ये डिसीजन हुआ कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर तो आचरण ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी उच्च जाति के हो तो निम्न जाति पे अत्याचार कर सकते हैं। राज्यों की एक अपनी विधानसभा होगी, यानी मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, वहां चुनाव होंगे। समझ गए? तो पूर्ण राज्य का मतलब ये होता है। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिए कांस्टेबल की भर्ती आ गई है और इसमें लगभग 52,000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाले हैं। जल्द ही आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा और आप सभी उम्मीद है कि अपनी प्रिपरेशन काफ़ी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ऐसे में एग्जाम 30 के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से चलाए जा रहे प्रहार बैच से आप सब वाकिफ होंगे। प्रहार बैच एक ऐसा बैच है जो पूरी तरह से सिलेक्शन ओरिएंटेड है, जहां हमारी पूरी एग्जाम 30 की टीम मिल करके एक एक सदस्य, एक एक फैकल्टी हर एक अभ्यर्थी को सक्सेस दिलाने में लगा हुआ है। उसी कड़ी में मैं आज डील करने जा रहा हूं पॉलिटी की पहली क्लास और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हर एक एग्जामिनेशन के साथ साथ यूपी पुलिस और एसआई के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम भारत के संविधान के बारे में ही नहीं समझे, अगर हम कौन से कानून और किस प्रक्रियाओं की आवश्यकता मानवीय सभ्यता के लिए होती है, तो पुलिस सेवा में रहते हुए हम कैसे ये समझ पाएंगे कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। फिर तो आचरण ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी उच्च जाति के हो तो निम्न जाति पे अत्याचार कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम पुलिस सेवा में आ जाएं तो बगल वाले पड़ोसी से उसके अत्याचार का बदला ले। तो ऐसा इसलिए ना हो क्योंकि भारत का संविधान पढ़ने की आवश्यकता आपको इसलिए भी है क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और ऐसे में अगर आप अपने संसाधनों के साथ साथ अपने अधिकारों का प्रयोग दूसरे के अधिकारों का हनन न करते हुए करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड जो है उसने यूपी कांस्टेबल के पोर्शन में जो सिलेबस का पोर्शन है उस पोर्शन में आप देखेंगे कि पॉलिटी और विधि जैसे सब्जेक्ट को भी रखा हुआ है ताकि आप व्यापक रूप से अवगत हो जाएं कि आपके स्वयं के अधिकार क्या हैं और जिन नागरिकों के लिए आप सेवा देने जा रहे हैं उनके अधिकार क्या हैं। तो आइए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। अमूमन कहा जाता है कि भारत का जो संविधान बना 1946 से लेकर के 1949 तक और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 का वो दिन चुना गया जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया और ये डिसीजन हुआ कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा आजादी के बाद। लेकिन ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सब बातें आपको एक ग्रिप बनाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं ताकि एक बैकग्राउंड आपका मजबूत हो सके। अब ऐसे में ये जो प्रश्न है ये मूल संविधान से संबंधित है क्योंकि इसमें जितने आप देख रहे हैं ऑप्शन ये मूल संविधान का हिस्सा थे। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि संविधान की जो अनुसूचियां थी वो मूल संविधान के बनने के टाइम 8 थी। 9वीं अनुसूची जुड़ी भूमि सुधार से, 10वीं जुड़ी दल बदल अधिनियम से, 11वीं जुड़ी पंचायतों से और 12वीं जुड़ी नगरपालिका परिषद से। ये अलग अलग सुधार के तहत आया था। तो इसमें जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बारे में बताया गया है वो पहली अनुसूची में इसका वर्णन है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और उसमें इतने राज्य होंगे, इसके ये क्षेत्र होंगे और ये केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जैसा कि भारत यूनियन है यानी राज्य को भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं और केंद्र को भी प्राप्त हैं और साथ ही साथ कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि दोनों में बटी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां का शासन प्रशासन खुद केंद्र सरकार, राष्ट्रपति उसके लिए कहे जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन से ही राष्ट्रपति वहां प्रशासकों के थ्रू सरकार चलाते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। इसके अलावा वो विषय जो
सम्मिलित नहीं है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, वो केंद्र सरकार को दिया गया है। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन के साथ साथ हम मल्टीपल क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित हैं? यानी सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की होती है, इसका कोई दावा नहीं होता है कि हाँ इसका ऐसा रिकमेंडेशन हो जो महत्वपूर्ण हो जाए या फिर यहाँ पे कोई बिल आए। क्योंकि हम बिल की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में संसद की बात हो रही है और विधानमंडल की बात हो रही है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और कोई सेकंड सदन है स्टेट में तो विधान परिषद कहलाता है। विधान परिषद का गठन आर्टिकल 69 के थ्रू एक राज्य के रिकमेंडेशन पे विशेष बहुमत से पारित करके केंद्र को भेजा जाता है और फिर केंद्र क्या करता है, उस रिकमेंडेशन को चाहे तो माने चाहे तो ना माने। ऐसे रिकमेंडेशन बंगाल ने भी भेजे हुए हैं पास करके, अभी तक विधान परिषद वहां नहीं बना है। सिर्फ 6 राज्यों में अभी तक विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर जब था स्टेट का दर्जा तो 7 थे, अभी 6 है। तो यहां पे जो दिया जा रहा है ये 4 ऑप्शन आपके लिए यही हैं। तो अब इसमें से आप देखेंगे तो राज्यसभा कमजोर नहीं है, राज्यसभा को सिर्फ धन विधेयक पे कमजोरी है। संशोधन विधेयक ला सकता है, महाभियोग प्रक्रिया चला सकता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है यहां से शुरू की जा सकती है। फिर उसके बाद आप जानते हैं उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के सदस्यों को, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको अगर हटाने की प्रक्रिया करनी है तो यहां से किया जा सकता है। नॉर्मल वित्त विधेयक जो आर्टिकल 117 के तहत लाया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। तो राज्यसभा कमजोर नहीं है, लेकिन हां राज्यों में अगर विधान परिषद है, सेकंड सदन है, तो उसके पास सिर्फ 3 महीने का लास्टली होता है ऑप्शन साधारण विधेयक पर, अन्यथा माना जाता है कि पारित है। लेकिन फिर भी इसका गठन इसलिए कर लिया जाता है ताकि सोच समझ करके विशेषज्ञता पूर्ण लोग इस पे अपने रिकमेंडेशन दें, तो सरकार चाहे तो उसमें संशोधन करके एक बेहतर कानून हमारे लिए बना सके। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की शक्ति को पहली बार संविधान में संशोधन करने के लिए सीमित कर दिया। यानी कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल संविधान को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या जरूरत है भाई सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की कि संसद आप संशोधन कर सकते हैं, मूल संविधान को समाप्त नहीं कर सकते हैं? देखिए ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है या फिर कोई ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र में, संसदीय प्रक्रिया में और किसी भी देश के संवैधानिक विकास के लिए जो संसद का दायित्व होता है, उस दायित्व को सीमित रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक विशेषज्ञ, एक दार्शनिक रहे हैं इस दुनिया में, उन्होंने कहा था कि अगर किसी के भीतर आपको देखना है कि वो कितना बेहतर आदमी है तो उसको अधिकार संपन्न कर दो। और अधिकार आपको जवाबदेह बनाती है, और अधिकार अगर अत्यधिक मिलने लगे, उस पे काउंटर ना हो, सीमा ना लगाई जाए, तो वो अधिकार अधिनायकवाद में बदल जाया करता है। इसलिए केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि बेशक भारत की संसद को अधिकार है आर्टिकल 368 के तहत कि उस संविधान के किसी भी पोर्शन में संशोधन कर सकती है, लेकिन खबरदार आप उस पोर्शन में संशोधन नहीं कर सकते जो भारत के संविधान बनाने वालों की विचार थी कि भारत का देश, भारत देश कैसा होना चाहिए। यानी कौन सा है वो विचार? लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, गणराज्य, पंथ निरपेक्षता, समानता, बंधुता, अखंडता, एकता, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अलग अलग केसेस आते गए और इसकी लिस्ट बढ़ती चली गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले में लिस्ट बढ़ता चला गया और कहा जाने लगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि केशवानंद भारती केस से आया है, जिसे हिंदी में आधारभूत संरचना कहते हैं। तो संविधान के कई ऐसे आर्टिकल हैं जो आधारभूत संरचना का हिस्सा हैं, जिसको चाहे कितनी भी सशक्त सरकार आए परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो पहला मामला आया है कि यहां आप देख रहे हैं
पहली बार संसद की शक्ति को संशोधित करने के लिए सीमित किया वो गोलकनाथ केस में 1961 में किया गया, जिसमें कहा गया कि नहीं नहीं आप संशोधन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, जो बन गया वो बन गया। लेकिन केशवानंद भारती केस जब आया तो केशवानंद भारती केस में क्लेरिफाई किया कि आप संशोधन कर सकते हैं, पर मूल संविधान जो विचार था भारत के संविधान के बनाने वालों का वो नहीं बदल सकते। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहली बार प्रयास हुआ था आपका गोलकनाथ केस से, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसमें वापस से केशवानंद भारती केस की बात को ही सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य, यानी पहले यहां पूर्ण राज्य शब्द आया तो अब यहीं से आप अंदाजा लगाइए, यानी पूर्ण राज्य पहले नहीं रहा होगा, यानी अर्ध राज्य रहा होगा या केंद्र शासित प्रदेश रहा होगा, तो इसको भी जान लीजिए आप। तो ऑप्शन है 30वां, 32वां, 35वां, 36वां। तो याद रखिए 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, वो केंद्र के अधीन रहा। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इंदिरा गांधी की सरकार के जमाने में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का मतलब क्या है, यानी आर्टिकल 168 के तहत यह लिखा हुआ है कि राज्यों की एक अपनी विधानसभा होगी, यानी मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, वहां चुनाव होंगे, समझ गए। तो पूर्ण राज्य का मतलब यह होता है। अब है यहां पे अनुच्छेद 371 डी में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध में विशेष प्रावधान है। हम जानते हैं भारतीय संविधान के भाग में कुछ राज्यों के संबंधित विशेष उपबंध का एक भाग है, उसी के तहत आर्टिकल 371 डी में जो बात की गई है वो आंध्र प्रदेश को स्पेशलाइजेशन देने की बात की गई है। और जहां जहां जिन जिन स्टेट को, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब राज्य को जो स्पेशलाइजेशन दिया गया है, वहां पे अलग से राज्य कुछ क्षेत्रों पर कानून और व्यवस्था बनाने के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, क्योंकि वहां की कंडीशन अलग होगी, जाहिर सी बात है, तभी विशेष उपबंध। आपके घर में विशेष प्रायोरिटी क्यों दी जाती है किसी सदस्य को, वो कमजोर होगा, वीकनेस होगी, आप मजबूत होगे, हट्टे कट्टे होगे, तो रोज कोई आपको दूध पिलाने आएगा, कोई आपको चने बादाम खिलाने आएगा, कहेगा अरे यार तुम तो ठीक ही हो। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में दूसरी तरफ अगर दूसरा बच्चा कमजोर है तो उस पर विशेष ध्यान देते हैं परिवार वाले। तो ये वो क्षेत्र थे जो विशेष रूप से कठिनाई वाले थे, इनको कुछ आवश्यक चीजें प्राप्त करने की जरूरत थी, इसलिए इनको विशेष प्रावधान के तहत शामिल किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर स्थापित किया गया था। अब ये तो विशेषज्ञता वाली बात हो गई कि इस पे विस्तार से आपको समझाऊं कि क्यों जरूरत है केंद्र राज्य संबंधों में सुधारात्मक बातें करने की, लेकिन सीधा सा कॉन्सेप्ट जानिए। अगर आपके पिताजी आपके घर में सारा पैसा रुपए लेके आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और उसके बाद वो सारे पैसे लेकर के घर चला रही हैं मम्मी को बांट दिया, अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो ना पापा मम्मी को पैसा दें और ना घर चल पाए, यानी केंद्र सरकार पैसा थमाए रहे, राज्य को थमाए नहीं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। राज्य का आदमी भी भारत का और भारत की केंद्र सरकार भी पूरे भारत की, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। तो आप बताइए समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं परिवार में। तो परिवार से संविधान समझिए, यही नवाज सर की खासियत है, परिवार से ही आपको संविधान समझा दिया जाएगा। तो संविधान इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों में जब आप कांस्टेबल बनेंगे, एसआई बनेंगे, तो ऐसे में काफी लाभ पहुंचाएगा कि क्या उचित क्या अनुचित, क्या शुभ और अशुभ, और ये सब तो एग्जाम के टाइम तक होता है, बाकी तो फिर एडजस्टमेंट हो ही जाता है। तो ये आयोग जो बना था वो सरकारी आयोग था, ये रिटायर्ड जज थे उनके अध्यक्षता में बनाया गया था और 1987 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी थी। और आज तक यूपीएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में सरकारी आयोग के रिकमेंडेशन को जीएस पेपर 2 में लिखा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट आयोग है कि आज भी पढ़ा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 क्वेश्चन हम लोग डेली डिस्कशन करेंगे। तो अभी 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है, इसमें कौन सा आर्टिकल है। आप उत्तर भी देख रहे हैं, आर्टिकल 275। लेकिन ये बताइए, इसमें ये जो 275 है और अनुदान की बात है, क्या जरूरी है अनुदान देना? ये क्या होता है अनुदान? देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं अपने पिताजी से 10,000 रुपए मांगा
कि ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना है, इतने इतने खर्चे आएंगे, ले दे करके मुझे 10,000 की आवश्यकता है। पिताजी ने मुझे दे दिया। मैं कॉलेज गया, फॉर्म भरा, सारी चीजें की, फिर फोटोकॉपी लगाना, फिर जमा करना, फिर कुछ और एक्स्ट्रा फीस देने के लिए 500 रुपए और खर्च होंगे तो एडमिशन मेरा कंप्लीट होगा। तो मैंने पिताजी को कॉल लगाया और कहा कि 500 रुपए की अतिरिक्त इस साल की आवश्यकता है, यदि अगर आप दे दें तो एडमिशन फाइनल हो जाएगा, वरना कार्य रुक जाएगा, जो बहुत जरूरी है एडमिशन होना। तो पिताजी कह रहे यार एडमिशन कराना है, क्या मजाक कर रहे हो, चलो ठीक है, तुमको 500 रुपया 600 रुपये भेज रहे हैं, पता नहीं 100 रुपये आने जाने का भी तुम्हारा किराया लग जाए, कन्वीनियंट कॉस्ट हो जाए। और ये जो 600 रुपये पिताजी ने दिया ना, यही अनुदान है। इसी प्रकार से जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष फरवरी के फर्स्ट डेट को बजट पास करती है। अब उसके बाद साल भर प्रक्रियाएं चली, वो पैसे खर्च हो गए, लेकिन किसी योजना में, किसी कार्य के लिए सरकार को अगर अतिरिक्त पैसा चाहिए तो आप ये भी जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267, एक में है भारत की संचित निधि और दूसरे में है भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन है और संचित निधि भारतीय संसद के अधीन है। यानी कोई भी पैसा रुपया जो कराधान से जाता है, जमा होता है, वो सब संचित निधि में जमा होता है, और उससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। और ऐसा कोई भी बिल धन विधेयक कहलाता है, और ऐसा कोई भी बिल सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम है, वो हाँ बोले ना बोले, संशोधन करे, 14 दिन बाद पास हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ताकि देश को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न ना हो। बाधा क्यों उत्पन्न होगा? बाधा इसलिए उत्पन्न होगा कि राज्यों में, राज्यों से रिलेटेड अलग अलग पार्टियों के सदस्य आते हैं राज्यसभा में। इस वजह से हो सकता है बिल अटक जाता धन विधेयक का, फिर सरकारें कैसे चलती, देश का प्रशासन कैसे चलता। इसलिए उसको 14 दिन का एक सर्वमान्य तरीका अपनाया गया कि 14 दिन में उनकी रिकमेंडेशन ले ली जाएगी, क्योंकि एक महीना भी डिले कराना, आपको लग रहा होगा एक महीने में क्या हो जाएगा, जहां 140 करोड़ लोग रहते हो, दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वहां एक दिन का भी डिले बहुत बड़ा डिले हो जाता है। समझ रहे? तो ये हो गया 8वां प्रश्न आपके सामने है। भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर के 62 किया? तो 15वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, पहले 60 था। यूं तो एक चीज और जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी मूल रूप से 8 थी, जो अभी 34 हो गई है। लेकिन उच्च न्यायालय में जजों की संख्या क्लियर नहीं है, हर उच्च न्यायालय में अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई है कि वो किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रखना चाहता है जनसंख्या के हिसाब से। तो वो फिर केंद्र सरकार से पूछताछ करके, क्योंकि हम जानते हैं सलाहकारी प्रवृत्ति होती है भारत के राष्ट्रपति की, लेकिन कमजोर नहीं होती है, सलाह भी बड़ी मजबूत होती है। इतना जानिएगा, भारत के कई बार राष्ट्रपतियों ने दिखा दिया है, चाहे ज्ञानी जैल सिंह हो या फिर और दूसरे राष्ट्रपति हो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया था राजीव गांधी की सरकार में। पोस्टल विधेयक पारित हुआ था, उसको रख लिया था, दिया ही नहीं था वापस से, और वो बिल वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि वो साधारण बिल था। धन विधेयक तो रख नहीं सकते राष्ट्रपति, उनको साइन करना होता है। तो यहां पे आपने देख लिया, यहां भारत के संविधान की उद्देशिका लगाई गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें जो आप धर्मनिरपेक्षता की बात और केशवानंद भारती की बात हो रही थी, तो मूल संविधान बनाने वालों का अप्रोच क्या था? वी द पीपुल, नॉट वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में सेकुलरिज्म का उदाहरण है, कुछ दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वी द पीपुल ही कहता है कि हम सेकुलर देश हैं। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या हो गए? ये सभी क्या हो गए आपके? केशवानंद भारती केस के तहत कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कई बार यही पूछते हैं आपसे, भारत की संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 1 2 3 4 5, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर। फिर उसके बाद सबकी गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और यहां देखिएगा, ये शब्दावलियां बड़ी खूबसूरत हैं। दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को माघ शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पहले तो अंगीकृत किया, अंग अंग में उतारा, फिर अधिनियमित किया यानी कानूनी रूप दे रहे हैं, अब ये लागू होगा। आत्मार्पित, ये शब्द अपने आप में एक अलग अनुभूति देते हैं। भारत का संविधान सिर्फ एक किताबों की पोटली नहीं है, यह जीता जागता एक युग पुरुष के समान है, क्योंकि इसको एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है जो समय, परिस्थितियां और वातावरण के अनुसार भारत के नागरिकों की समस्या समाधान के लिए स्वयं में संशोधन करने से कभी हिचकिचाया नहीं, क्योंकि भारत के संविधान बनाने वालों ने इसको आवश्यकता के लिए लचीला और लालच के लिए कठोर बना रखा है। समझ रहे हैं? इसका कहने का मतलब यह है कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं आवश्यकता पे आसानी से संशोधन किया जा सकता है, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनमें कठोरता रखी गई है संशोधन करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? उत्तर है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसका आर्टिकल 324 में वर्णन है और यह भारत के संविधान के भाग 15 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, लास्ट, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति, ये समितियां क्या होती हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। तो समितियां बनती हैं अलग अलग दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए, क्योंकि मंत्रियों के पास, सदस्यों के पास अन्य भी कार्य होते हैं। लेकिन ऐसे में जब मंत्रीगण के पास कार्यों का बोझ बढ़ जाता है, तब इन्हीं सांसद सदस्यों को, जो मंत्री नहीं है, जो विपक्ष के हैं, जो सत्ता पक्ष के ही हैं लेकिन मंत्री नहीं है, उनको मिलाकर के समितियों में शामिल किया जाता है ताकि अन्य प्रकार से विशेषज्ञतापूर्ण समाधान के रूप में कार्य किया जा सके। ऐसे में लोक लेखा समिति का जो निर्धारण है, प्रत्येक वर्ष के लिए लोक लेखा समिति का गठन होता है। सर्वप्रथम भारत में लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था, जिसका निर्धारण 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था और 1921 के बाद से 2021 में यह 100 वर्ष पूरा कर चुका है, यानी 102 वर्ष इसका अब चल रहा है 2023 में। ठीक है, और ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति का निर्धारण करते हैं और परंपरा है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में नहीं लिखा है कि इसका ऐसा ही आदमी अध्यक्ष होगा, क्योंकि भारत के संसदीय प्रक्रिया में कई सारी चीजें परंपरागत हैं, संविधान में मेंशन नहीं है। जैसे लोकसभा का स्पीकर कौन होगा? सत्ता पक्ष का होगा, यह है भारत के संविधान में। लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा? ये सिर्फ कहा गया है संविधान में कि उपाध्यक्ष होना चाहिए, ये नहीं बताया है कि सत्ता पक्ष से होगा या विपक्ष से। लेकिन शुरुआत में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ता पक्ष से होते थे, लेकिन उसके बाद फैसला हुआ विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष से मिलकर के, तो फिर उसके बाद 70 के दशक के बाद से देखा जाता है कि उपाध्यक्ष का पोस्ट जो है विपक्ष को दिया जाता है। ये परंपरा है, संविधान में नहीं है। तो वैसे ही लोकसभा का स्पीकर इनको नियुक्त करता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जिनको नियुक्त करता है वो होते हैं विपक्षी, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, और जो संसद में विपक्षी दल का नेता होता है, नेतृत्व करता है। जैसे इस वक्त संसद में सबसे बड़ी पार्टी जो है विपक्ष की वो कांग्रेस है 2019 के चुनाव के हिसाब से, तो उनके अधीर रंजन चौधरी जो हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हीं को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सीरीज पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए शानदार तरीके से, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम 30 के चैनल को तो कर लें, क्योंकि ऐसी सीरीज शायद फिर ना मिले। जय हिंद, जय भारत।